हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जोग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी जोग्राफ़ी की सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था दोस्तों कि ये संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, किस चीज़ को हम रिसोर्सेज कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है रिसोर्सेज का। अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन ये एक तरह के रिसोर्सेज हैं। हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, किसी न किसी तरह से हम उपयोग में लाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगी। चाहे आप किसी मिट्टी का यूज़ करते हैं, पेड़ पौधों को यूज़ करते हैं, आप अपने चाहे पेन का यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं, बुक का यूज़ करते हैं, ये सारे आपके लिए रिसोर्सेज। और साथ के साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब रिसोर्सेज को हमने एक ख़तरे के निशान के पास लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। हमने इन सब रिसोर्सेज का इतना गलत तरीके से यूज़ करके हम इनको कैसे ख़तरा पहुंचा रहे हैं और इनका मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्वेशन या संरक्षण हम रिसोर्सेज का कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है? लिखा है कि लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। कहने का मतलब ये है कि लैंड 30%, पूरी जो अर्थ है उसका 30% कवर करता है। लैंड जो ऊपर का पूरा हमारा क्रस्ट होता है वो 30% कवर करता है, लेकिन सारा जो लैंड है, एरिया है हमारे पास पूरी दुनिया का, उस पूरे लैंड पर क्या नहीं है, लोग नहीं बसते हैं, हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि लोग वहाँ पर अधिवास नहीं है, लोग बसते नहीं हैं सारी जगह पर। तो क्या है कि कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो दुर्गम हैं, जहाँ पर बसा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो किसी जगह पर बसने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है दोस्तों। और वहाँ की क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, ताकि कि वहाँ पर खेती की जा सके और लोग अपना लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सकें। रज्ड टोपोग्राफी होगी, यानी कि जटिल स्थलाकृति होगी। स्टीप स्लोप होगा, अगर तीव्र ढाल होगा तो लोग नहीं बस पाएंगे। माउंटेन एरियाज़ जैसे कि खाली होते हैं, आपको पता है। बाकी लो लेइंग एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही घाटी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी नहीं बसा जा सकता है। ससेप्टेबल ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर के लिए वाटर नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है। पानी तो मेन ज़रूरत है। आपको पता है कि पहले की जितनी भी सभ्यताएँ बसी हैं या पहले से ही लोग बसते आए हैं, तो वो है नदियों के किनारे। मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं पर नदी होगी अगर, तो वहाँ पर बस्ती होगी ही होगी। तो डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं बसा जा सकता है। फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, नॉर्मली वहाँ पर नहीं बसा जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे एरियाज़ अनहैबिटेड रह जाते हैं। आगे देखते हैं हम लैंड यूज़। देखो ये एक तस्वीर दिख रही होगी आपको, एक लैंड यूज़ की, ठीक है। लैंड यूज़ किसे कहते हैं? तो लैंड यूज़ होता है कि कोई भी भूमि का एक टुकड़ा इंसान ने किस किस तरह से यूज़ कर रखा है, किस किस तरह से प्रयोग में ला रखा है, उसे हम लैंड यूज़ कहते हैं। इस वाले एरिया को देखकर बताओ कि इस एरिया में इंसान ने एक ज़मीन का जो एरिया है ये पूरा, इसको किस तरह से यूज़ में ला रखा है, किस किस तरह से ला रखा है। देखते हैं। एक तो सेटलमेंट, बिल्डिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। एक उसने अपने बगीचे लगा रखे हैं, एक उसने खेती करी हुई है ना। कहीं पर उसने जो है झील बना रखी है, कहीं पर नहरें खोद रखी होगी। तो ये सब लैंड यूज़ में आता है, काउंट होता है। और ऑफिशियल जो औपचारिक लैंग्वेज भी देख लेते हैं कि लैंड यूज़ इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सिटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी ज़मीन के टुकड़े पर, भूमि पर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपना, ठीक है, निर्माण करते हैं, तो उसको हम जो यूज़ में लाते हैं तो उसे हम लैंड यूज़ कहेंगे, ठीक है, भूमि उपयोग कहेंगे उसे हम। आगे हम देख लेते हैं। यूज़ के लिए टोपोग्राफी होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, अनुकूल क्लाइमेट होनी चाहिए, है ना, मिनरल होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वहाँ की क्लाइमेट, दो चीज़ें, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तीन प्रमुख शर्तें हैं किसी जगह पर इंसान के अधिवास होने के और इंसान के द्वारा और सारे विनिर्माण एक्टिविटीज़ होने के। आगे जो लैंड यूज़ होता है वो दोस्तों दो तरह का होता है।
प्राइवेट तरह का लैंड यूज़, ठीक है, जो निजी होता है, और ये ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर एज एक होता है कम्युनिटी लैंड यूज़, ठीक है। तो वो कम्युनिटी जो लैंड यूज़ होता है वो एक तरह से सरकारी लैंड यूज़ की तरह होता है। मतलब जैसे इंडिविजुअल तो होता है कि किसी इंसान की अपनी पर्टिकुलर उसका इसकी व्यक्तिगत भूमि है, वो अपनी तरह से अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, वो अपनी बिल्डिंग बना सकता है, अपना घर बना सकता है, अपने रिजॉर्ट्स बना सकता है, अपनी मिलें खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपना लैंड है क्योंकि उसका। एक होता है कॉमन, जैसे कि पार्क बनाए रहते हैं, है ना, पार्क वगैरह। एक बाकी जो स्कूल वगैरह होते हैं, विश्वविद्यालय जो सरकारी होते हैं जिस पर सबका हक होता है। तो दो तरह से लैंड यूज़ देखे जा सकते हैं। ये ओनरशिप के आधार पर हैं, स्वामित्व के आधार पर हैं, और एक तरह से ये जो कार्यों के आधार पर होता है वो अलग तरीके से होता है। जैसे सेटलमेंट में हो गया, कृषि में हो गया लैंड यूज़, और फॉरेस्ट में हो गया, तो ये कार्यों के आधार पर है। अब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया है, हमें रिसोर्सेज तो दे रखे हैं, लेकिन रिसोर्सेज यूज़ कैसे करने हैं वो सब चीज़ें हमें नहीं है पता। हमने क्या कर दिया है, लैंड को डिग्रेड कर दिया है। डिग्रेड का मतलब होता है उसका 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 जो ग्रेड था ना, उसे डिग्रेड मतलब उसे ग्रेड को घटा देना, उसकी वैल्यू कम कर देना। बेसिकली इस शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यही लगाया जा सकता है। और डिग्रेड कैसे कर दिया है, तो हमने मिट्टी जो है किसी लैंड एरिया की मिट्टी हमने बहुत ख़राब कर दी है। एक ही जगह पर हम उगाए जा रहे हैं, फसलें उगाए जा रहे हैं, या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई है, या फिर हमने उर्वरकों का यूज़ इतना कर दिया है कि मिट्टी ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से हमने लैंड को डिग्रेड करके रखा हुआ है। खेतों से हम देख रहे हैं कि लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। पेड़ कटने से तो ऑब्वियसली मिट्टी पर एक बुरा प्रभाव ही पड़ता है, और मिट्टी सीधा सीधा जुड़ी हुई है लैंड से। तो आगे देख लेते हैं कि मिट्टी को डिग्रेड और मृदा क्या है, क्योंकि मृदा एक हिस्सा है लैंड का, तो हमें मृदा पढ़ना पड़ेगा पहले। है कि द थिन लेयर ऑफ ग्रेनिटी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। मतलब कि जो सबसे पहले जो हमने अर्थ देखी थी ना, उसकी एक ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर होती है सब्सटेंस की, मतलब पदार्थों की थिन लेयर होती है, एक पतली सी परत होती है जिसको हम मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी किससे बनती है, तो जो रॉक्स होती हैं उनको उनके विघटन से जब चूर्ण बन जाती है उससे बनती है। और जब पेड़ पौधों की पत्ती या एनिमल्स जब मरते हैं तो उनके जो फॉसिल्स होते हैं उनके जमाव से जो उनके ऊपर की एक परत बिछ जाती है, उससे ह्यूमस के मिक्स होने से उस चूर्ण के साथ ये बनती है फर्टाइल सॉइल। तो इस तरह से सॉइल बनती है रॉक्स से, और बाकी ह्यूमस से भी बनती है। मिटिगेशन के लिए जब मिट्टी को भी हम इतना डिग्रेड, जब भूमि को हम डिग्रेड करते हैं तो मिट्टी ऑब्वियसली डिग्रेड होती ही है। किसी जगह के लैंड को अगर हम किसी जगह के लैंड क्षेत्र को, भूमि क्षेत्र को अगर हम डिग्रेड करेंगे तो उस वहाँ की मिट्टी भी डिग्रेड होगी। तो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो दोनों को एक साथ ही लेकर चलना ठीक रहेगा। तो मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन मतलब जो हमने डिग्रेड किया है उसको, लैंड को, उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, उसको सही करने के उपाय क्या कर सकते हैं। तो हज़ार्ड मैपिंग होती है एक, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी अगर ऐसे प्रोन एरियाज़ हैं, जैसे हमें पता है कि पहाड़ों पर जो वो होते हैं सड़कें बनाई जाती हैं, तो पहाड़ों पर किसी एक क्षेत्र में हमें पता है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, तो हमें वो मैप पर हमें कर देना चाहिए उसको अंकित कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, तो यहाँ पर हमें सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन रिटेंशन, हमें कंस्ट्रक्शन भी ऐसी जगह पर नहीं करने चाहिए, जैसे विनिर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें एक किसी ऐसी ज़मीन पर नहीं बनानी चाहिए कि जहाँ पर स्लाइडिंग वाला एरिया हो। इंक्रीज़ इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, मतलब जहाँ पर लैंडस्लाइड हो वहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बरसात के टाइम पे इतना सारा पानी आता है, उसका उचित निकासी के लिए अगर प्रबंध किए जाए तो वो भी काफ़ी कारगर रहता है कि मिट्टी को बहने से रोका जा सके। अभी लैंड कंजर्वेशन भी हम इसी तरह से कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब दोबारा से पेड़ पौधे अगर काट भी दिए तो वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे लगा दो, बड़े पेड़ काट दिए तो छोटे पेड़ लगाओ दोबारा से, ठीक है। और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स हमें इतने उर्वरक नहीं करने चाहिए, उनमें यूरिया खाद रहती है तो वो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। मिट्टी ख़राब होने का मतलब यही है कि लैंड ख़राब हो गया वहाँ का, है ना। ओवर गेजिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पशुचारण कर दिया तो वहाँ पर क्या होता है कि बंजर भूमि सी हो जाती है वो, और
जो पौधे जो घास है उनकी जड़ें तक पशु खा जाते हैं, तो वहाँ पर पूरी भूमि जो है बंजर हो जाती है। तो इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन और लैंड कंजर्वेशन का एक ही तरह का तरीके हैं लगभग एफोरेस्टेशन वगैरह। हम बाकी लैंडस्लाइड के लिए जो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये है मिट्टी का एक नीचे, अगर हम धरती के नीचे जाएँ तो इस तरह से बंटवारा है। टॉप सॉइल में क्या है, यहाँ पर जहाँ पर घास पेड़ पौधे सब कुछ उगते हैं, कृषि खेती की जाती है। ये ह्यूमस वाला पोर्शन है। ह्यूमस होता है जब पेड़ के पौधे पत्तियाँ सब सड़ गल के या फिर जीव जंतु मर के सड़ गल के मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद ये सब सॉइल है। यहाँ पर सैंड सिल्ट सैंड होते हैं ऐसे बारीक कण, और सिल्ट उससे भी बारीक कण होते हैं, क्ले उससे भी बारीक कण। तो इनका मिक्सचर जो है दूसरा सब सॉइल में होता है, जो इसके ठीक नीचे पाई जाती है। उसके नीचे वेदर्ड रॉक होती है। ये रॉक होती है जो अंदर अर्थ के अंदर है, और एक पेरेंट रॉक होती है जिसमें कि रवे पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल दिखा रखी है सॉइल की। टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। एक मिट्टी कैसे बनती है, तो 1 2 3 4 5 तरह के हैं कि पेरेंट रॉक हो गया एक, तो पेरेंट रॉक, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है इसका कलर, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट और परमिएबिलिटी। रिलीफ होता है आपका एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जब आप किसी रिलीफ पर, मतलब अलग अलग रिलीफ फीचर्स होते हैं ना, जैसे कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, तो पठार की मिट्टी अलग तरह की होगी, उसका अल्टीट्यूड अलग होगा। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, और स्लोप उसका अलग तरीके का होगा, जैसे पठार का अलग तरीके से होगा। फ्लोरा फोना क्या डिसाइड करते हैं, फ्लोरा और फोना से मतलब है दोस्तों, फ्लोरा का मतलब होता है जो वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे, घास, बेल, पत्तियाँ, और फोना का मतलब होता है जीव जंतु। तो ये क्या, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ। ये सब क्या डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर ह्यूमस किस तरह से होगी। अगर किसी जगह पर फ्लोरा और फोना बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होगी। टाइम क्या डिसाइड करता है, अगर किसी जगह पर मिट्टी निर्माण बहुत टाइम से हो रहा है तो वहाँ पर थिक मिट्टी का लेयर होगा, और किसी जगह पर मृदा निर्माण अभी शुरू हुआ है तो वहाँ पर पतली होगी। क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो क्लाइमेट के अनुसार ही यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल, आपको पता ही है क्लाइमेट से, जलवायु से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे डिसाइड करता है क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट के अनुसार ही आपको पता है कि पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। जिस जगह पर जैसी क्लाइमेट होगी वहाँ पर, जैसे अच्छी मात्रा में नमी और अच्छी मात्रा में टेम्परेचर है इस एरिया पे, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उगेंगे, बड़े बड़े और घने पेड़ उगेंगे, तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। और ठीक इसके विपरीत जहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी वहाँ पर ह्यूमस कम होगी, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे ज़्यादा, घास ही नहीं होगी ज़्यादा, तो ह्यूमस पत्तियाँ सड़ गल के कहाँ से आएंगी, तो वहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं सॉइल फॉर्मेशन का। आगे देख लेते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल को हम डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। ये तो चलो नॉर्मल लैंड की बात हो गई, लेकिन जब टोपोग्राफी ही वैसी हो तो फिर क्या किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई स्टीप टोपोग्राफी है, बहुत तीव्र ढाल है, तो तीव्र ढाल में हम क्या कर सकते हैं, मेड़दार खेत बना सकते हैं, ठीक है। ये एक कंजर्वेशन हो सकता है। कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं हम। कंटूर फार्मिंग का मतलब ये है कि जैसा वहाँ का उच्चावच है उसी के हिसाब से हम खेती करना प्रेफर करें। इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब एक ही खेत पर 2-3 तरह की खेती करना। एक जैसे क्या होता है दोस्तों कि एक जैसी खेती करने से एक ही खेत पर वहाँ की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो इंटर क्रॉपिंग इसमें अच्छा विकल्प रहता है, ताकि कि टाइम के साथ क्या हो, दूसरी फसल आकर के इस खेत को हील कर दे थोड़ा सा, ठीक है। कंटूर प्लोइंग भी होती है एक, तो जिस तरह का ढाल रहता है उसी तरह के हम उसमें जुताई करते हैं। बाकी हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। खेत के किनारे पर लोग पेड़ लगा देते हैं बड़े बड़े, ताकि कि हवा और ज़्यादा पानी के आने से यहाँ पर खेत की मिट्टी कट करके बह ना जाए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। आगे हम वाटर का देख लेते हैं। वाटर तो बहुत ही मेन रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि बिना वाटर के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अर्थ है हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 3/4
वाटर है, ठीक है ना। 3/4 वाटर मतलब 75% वाटर है हमारी अर्थ पर, लेकिन उनमें से केवल कितना 2.7% ही फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें से भी 70% ऐसा है कि जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आइस टॉप के रूप में है या फिर और सारी चीज़ें मतलब बर्फ़ के रूप में है। तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ लेके आएंगे हम क्या पीने के लिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो हमारे पास वैसे हम जिसको यूज़ करते हैं वो केवल 1% है, ठीक है। जितना भी पानी हमारे पास है उसका केवल 1% हम लोग पूरी दुनिया में यूज़ होता है, हम लोग केवल 1% यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ़्रेश वाटर की कमी है, पानी की कमी नहीं है लेकिन फ़्रेश वाटर की कमी है जो हम पीने में यूज़ करते हैं। तो तभी बोला जाता है कि वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम वाटर को हम किस तरह से डिग्रेड करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या है वाटर डिग्रेडेशन करते हैं जब, तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, नदियों को हमने इतना दूषित कर दिया है। ये देखो, आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो यमुना नदी है, ये बहुत ही हमने इसको दूषित कर दिया है। बाकी सारी नदियाँ भी, नदियों का पानी हम यूजुअली पीने के लिए फ़िल्टर करके यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी कोई भी शहर नदियों के किनारे बसे हैं, बड़े बड़े शहर विश्व के नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? ताकि कि वहाँ से अवेलेबिलिटी वाटर की पूरी हो सके, और उसी को हम कई बार खाने में भी यूज़ करते हैं, पीने में भी यूज़ करते हैं उसी पानी को। के जो मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाटर की शॉर्टेज और वाटर सप्लाई के लिए परेशान है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि हम लोगों ने नदियों के किनारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना के और नदियों को बिल्कुल कैजुअल तरीके से यूज़ करके हमने उनको बहुत दूषित कर दिया है। कहीं प्लास्टिक गिरा रखे हैं, कहीं पर सीवेज की पूरी नालियाँ हमने नदियों में डाल रखी हैं। तो पानी की अवेलेबिलिटी कैसे ही पूरी होगी? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स का हम कैसे कर सकते हैं, यही दिखा रहा है इसमें। तो उसी का जो भी कारण है उन कारणों को दूर करना, जैसे कि हम डिस्चार्ज करते हैं, जैसे अपने उसका इंडस्ट्रीज़ के गलत गंदे पानी का डिस्चार्ज करते हैं या सीवेज का डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना। बाकी हम ये मेटालिक पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं अगर हम पानी में, तो इस सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह ये सब कूड़ा करकट हम नदियों में डालते हैं, झीलों में, तालाबों में डालते हैं। वो पानी हम यूज़ कैसे करेंगे जब हम उसको गंदा कर देंगे? तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि पानी जितना अवेलेबल है उसको भी हम गिराते रहते हैं। जैसे सिंचाई करते हुए लोग क्या करते हैं, वहीं पर खेत में उन्होंने पानी डाल रखा है, कोई किसी को मतलब ही नहीं है कुछ कि पानी इतना बह रहा है तो मतलब इसको कर लें। किसी जगह पानी की कमी हो रही है, कहीं पर लोग गिरा रहे हैं। डेजर्ट में चले जाओ, राजस्थान में पानी की कमी, और इधर देख लो पहाड़ों पर पानी की कमी हो जाती है और मैदानों में लोग गिराते रहते हैं। तो तरीका ये होना चाहिए कि जब आपके पास पानी है तब आप इस तरह से यूज़ करो, सिंचाई करो, लेकिन इस तरह से कि मतलब पानी का वेस्टेज ना हो। तो इसके लिए ड्रिप सिंचाई बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। ड्रिप सिंचाई पता है क्या होती है? ये जैसे आपका पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के ना बिल्कुल ही जड़ पर पानी डाली जाती है, तो ड्रिप सिंचाई होती है। ये दूसरा पेड़ है, इसकी बिल्कुल जड़ पर पानी डाला जाएगा, कहीं भी बाकी पानी बीच का एरिया, यहाँ पानी वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ड्रिप सिंचाई होती है इस तरह से। तो इरिगेशन के लिए हमें कैनाल बनाने चाहिए, ठीक है। कैनाल के माध्यम से सीधा सीधा कैनाल में ही जाएगी और खेतों तक पहुंचेगी। इधर उधर वेस्टेज नहीं होगा कि पानी कहीं गिर रहा है। हमें जो वाटर जो लीक होता है, पाइप वगैरह, पाइपलाइन को सही से बिछाना चाहिए, सही से उनका कंजर्वेशन करना चाहिए, टाइम टाइम पर चेकिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये भी काइंड ऑफ पॉल्यूशन ही है वाटर का, क्योंकि इसमें वाटर ख़राब ही जा रहा है मतलब एक तरह से। आगे हम नेचुरल वेजिटेशन का देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में पेड़ पौधे, पत्तियाँ, घास, बेल, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। देखो, नेचुरल वेजिटेशन तो वही होता है कि जैसे वनस्पतियाँ होती हैं उसमें पूरे घास, पेड़ पौधे, आपके बेल, छोटी बड़ी घास और छोटे पौधे, बड़े पौधे, सब कुछ शामिल होता है। केवल फॉरेस्ट नहीं, बाकी सब जितनी भी हरियाली, ग्रीनरी हमें दिख रही है वो नेचुरल वेजिटेशन होती है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि जितने भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु, एनिमल्स या फिर रेप्टाइल्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं, सब इसमें आते हैं वाइल्ड लाइफ में, जो जंगल में रहते हैं। देख लेते हैं कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म दे रखी है इन्होंने, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट
between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. बायोस्फीयर क्या होता है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर का मतलब है स्थल मंडल और हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जल मंडल. हमने फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था 7th क्लास के. और एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल. ऐसी जगह जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, ऐसी जगह पर ही, ऐसी शॉर्ट जगह को ही बोलते हैं बायोस्फीयर. और यही वह बायोस्फीयर वाली जगह है जहाँ पर आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे. फ्लोरा और फौना और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा. ये वो शॉर्ट जगह है. यहाँ पर जहाँ पर ये तीनों मिलते हों वो तो कहलाएगी आपकी बायोस्फीयर. क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर. और इसी बायोस्फीयर वाले एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इकोसिस्टम क्या होता है? इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग एंड आर इंटर रिलेटेड एंड interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. ecosystem बहुत important है, बहुत पूछा जाता है. कह रहा है कि किसी एक क्षेत्र पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है. ठीक है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है. इस सर्वाइवल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये जो सिस्टम है, ये सर्वाइवल प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ. ठीक है, और एक इकोसिस्टम का भी हिस्सा हैं. तो ये हमारे पूरे साइकिल को भी पूरा करते हैं. और इसी बीच हमने 2 कॉन्सेप्ट भी देख लिए, ये बायोस्फीयर और इकोसिस्टम वाले. कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, जो मैंने अभी बता दिया. एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स. हाँ, एक्वाटिक का मतलब होता है दोस्तों जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं. दे प्रोवाइड एज मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल. तो एनिमल से हमें ये सब चीज़ें मिलती है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया और वूल मिलती है हमें. इस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट है. तो इसी इंटरडिपेंडेंसी को, अंतर संबंध को हम कहते हैं इकोसिस्टम. एक दूसरे पर हमारी निर्भरता को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं. और वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है? जो कि अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई जो प्रकृति ने बनाई है, एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो हमारी इकोसिस्टम मिसबैलेंस हो जाता है और हमारी डिपेंडेंसी है जो एक दूसरे पर, वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है. जैसे हम डिपेंडेंट है उस पर, गाय पर हम डिपेंडेंट है. ठीक है, गाय हमें दूध देती है. ठीक है, गाय क्या करती है? घास खाती है. तो गाय घास खाती है तो वो घास पर डिपेंडेंट है. ठीक है, घास किस पर डिपेंडेंट है? अगेन घास ह्यूमस पर. कैसे उगती है? मिट्टी में उगती है. और मिट्टी में जब ह्यूमस नहीं होगी, ह्यूमस एक तरह की खाद ही होती है जो कि पत्तियों के सड़ने गलने से या जीव जंतुओं के मरने पर उनके सड़ने गलने से बनती है. तो वो सारा, ये सारा सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा. तो इस सर्कल को पूरा करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? इकोसिस्टम का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है. इकोसिस्टम एक सर्कल में चलना ज़रूरी है. एक भी चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि जितने, कभी भी देखा होगा आपने कि जितने भी टाइगर बनाए हैं ना भगवान ने, उससे ज़्यादा भगवान ने क्या बनाए होंगे? हिरन. क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गए, टाइगर अगर ज़्यादा हो गए, कहीं ना कहीं मिसबैलेंस होगा. हिरन से ज़्यादा फिर हिरन के लिए घास बनाई होगी. ठीक है, और घास से ज़्यादा घास के लिए मिट्टी होगी. ठीक है, वरना घास कहाँ उगेगी. तो ये सारा सर्कल चलता रहता है. अब आगे हम इसके नेचुरल वेजिटेशन का वो देख लेते हैं क्या क्या है. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. देखो, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. लोगों में ना जागरूकता का बहुत अभाव रहता है. उन्हें लगता है कि क्या ज़रूरत है, हम तो इंसान हैं, हम शहरों में रहते हैं, हमें जीव जंतुओं से क्या मतलब है. मतलब है दोस्तों, बहुत मतलब है. अगर नहीं, कल को बाघ नहीं रहेंगे, बाघों का इतना शिकार हुआ है, बाघ नहीं रहेंगे, टाइगर नहीं रहेंगे, तो हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे जो सारे एनिमल्स हैं, जो सारे और सारे जंगली जानवर हैं जिन्हें टाइगर खाता है, वो सारे हमारे घरों तक एक दिन पहुंच जाएंगे. मतलब जिसको अराजकता बोलते हैं, वो वाली स्थिति आ जाती है. तो हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने एक चीज़ बना रखी है, उस सिस्टम को कभी नहीं छेड़ना चाहिए. तो ये सब चीज़ों के लिए कह रखा है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए. तो हमें एक तो डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन से बचना चाहिए. इसकी वजह से हम पेड़ पौधों को जो काट रहे हैं उससे बचना चाहिए हमें बाकी सारे ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिस तरह के अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनका हिस्सा बनना चाहिए. और इनमें हमें अपने आसपास सोसाइटी में इन चीज़ों को अवेयरनेस को फैलाना चाहिए.
ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव टाइप के उत्सव होते हैं, इनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, एनकरेज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किलिंग, ये जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए, और इनको कई सारे स्टेट ने तो प्रतिबंधित कर रखा है। जैसे बाघ संरक्षण योजना चली थी 73 में, 1973 में, ठीक है। हाथी परियोजना भी चली थी 72 या 1 में शायद। और साइट्स एक कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि अब काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं इस दिशा में, जिसको कि हमें भी अपने स्तर से करना चाहिए। क्योंकि इंसान ही नहीं है कि जो भगवान ने इस पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है, सबको बनाया है, सबका हिस्सा है, सबकी अपनी लाइफ है। तो एक सिस्टम को चलते रहना चाहिए और सर्कल को छेड़ना नहीं चाहिए। साइट्स की फुल फॉर्म भी आती है कई बार, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो इतना ही है इसका, यही तक है ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो साइट्स की कई बार पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर एक 2-4 क्वेश्चन है। तो लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो टाइम तो था, हमने देख लिया था, टेक्सचर भी था, ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, ये डायरेक्ट नहीं था। ये उसी में टाइम के हिसाब से आ जाता है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से आ जाता है ये। तो ये डायरेक्ट नहीं था, तो सी हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो स्टीप स्लोप्स के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? तो शेल्टर बेल्ट नहीं है, क्योंकि शेल्टर बेल्ट तो पौधे लगाते हैं ना हम किनारे पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखा है कि स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। आप जहाँ पर यूज़ नहीं हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, या फिर क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। तो पानी का नल बंद कर देना चाहिए अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। तो जो शॉपिंग के बाद आप पॉलीबैग्स यूज़ करते हैं, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है ये वाला, तो क्योंकि ये लैंड डिग्रेड होगा, फिर लोग ऐसे ही फेंक देंगे अगर। तो क्लोज द, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ठीक है दूसरा वाला। लेकिन पहले वाला एक अच्छा काम तो है कि हम एक तरह से बिजली बचा रहे हैं, लेकिन ये कंजर्वेशन, नेचुरल कंजर्वेशन के लिए नहीं है, ये बिजली बचाने के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए नहीं है। तो ए वाला सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको प्रयास सही लगा हो